एक और मेहमान डॉक्टर देवेंद्र चौबे साहब को, प्रोफेसर साहब को दावत देना चाहूँगा। ख़ास बात है जिस तरह से इन्होंने नॉन दलित स्कॉलर्स के ये ख़ास तौर से जो इनका काम धाम रहा है वो सचमुच काबिल तारीफ है। जनाब चौबे साहब। धन्यवाद। उर्दू की शायरी हो रही थी तो मुझे लग रहा था अनवार साहब अब आएंगे, और मैं मरीन जी से कह रहा था कि शायद अनवार साहब की बारी है बोलने की। कि बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल शांत हैं, तालियां बजा रहे हैं, और कई बार बीच में जब उर्दू की शेर व शायरी होती है तो माहौल अच्छा होता है। और मित्र मंच पर हमारे बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। मंगलेश जी तो, और आप सब, और मंगलेश जी तो हमारी हिंदी कविता के आज के तिथि में सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। मैं कह भी रहा था मणिनाथ ठाकुर से कि अगर नामवर जी नहीं आए और मंगलेश जी आए तो उस कमी को पूरा माना जा सकता है, क्योंकि एक कविता की किताब है और कवि हमारे साथ बैठा हुआ है। एक कवि ने कुछ कविताएं आपके सामने रखी, और मंगलेश जी को हम लोग बहुत दिल से देख रहे हैं। हम लोग जब जेएनयू में छात्र थे 90 के आसपास, तो जनसत्ता के फीचर एडिटर थे, हम इनसे मिलते थे, जाते थे, हमारी चीज़ें छापते थे ये। तो कई बार धीरे धीरे इनकी जो समझ है कविता के बारे में, जो विचार है, उससे हमारी भी राय बनती रही है। कविता पे बात करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कविता के बारे में सबसे राय ये दी जाती है कि जिसके पास शब्दों की तामीज़ होती है, या कहिए कि शब्दों का एक तरह से शब्दों की समझ होती है, वही आदमी अच्छी कविता कर सकता है। और अभी किशन जी कह रहे थे कि इतनी मोटी किताब लिखना किसी पहले कवि के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब इस किताब को लेकर के विचार कर रहे थे, और मेरे पास भी इस किताब आज दोपहर में मिली, लेकिन उसके पहले हमारी भेंट इनसे करीब 10 दिन पहले हुई थी मणिनाथ ठाकुर के यहाँ, और थोड़ा सा हम लोग इनके विचार को लेकर के, इनकी कविता की शैली को लेकर बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत सुन भी रहे थे। और इनकी जिस तरह से ट्रेनिंग हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के छात्र के रूप में या फिलॉसफी के स्टूडेंट के रूप में, कई बार ऐसी ट्रेनिंग से जब चीज़ें निकलती है, और जिस प्रोफेशन में ये हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ पर इनको ज़िंदगी कुछ और सिखा रही है। और किसी भी लेखक के लिए, किसी भी कवि के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो वह कहना चाहता है कह पाए, और जब कह नहीं पाता है तो कई सारे रास्ते निकालता है। आप कविता कहना चाहते हैं, विचार आपके सामने हैं, और आपके सामने जो दुनिया भाग रही है बहुत तेजी से, वह कुछ और कराना चाह रही है। और इसीलिए साहित्य या विचार की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर हम जब लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं। अगर श्याम सुंदर जी ने कविता की किताब लिखी है तो जाहिर है कि इनके सामने भी कुछ पाठक होंगे, कुछ श्रोता होंगे, आप भी हैं, कोई और भी होगा। लेकिन साहित्य की जो सबसे पहली शर्त होती है, जब हम लोग उस पर विचार करते हैं, कि हर किताब का या हर पाठ का, हर रचना का कुछ ना कुछ पाठक होता है, कोई ना कोई श्रोता होता है, कोई ना कोई उस पर विचार करने वाला होता है। हो सकता है हमें से कई लोग इस तरह की कविताओं को पसंद नहीं करें या इस पर विचार नहीं करें, लेकिन ये कविताएं कहीं ना कहीं किसी न किसी पाठक वर्ग को प्रभावित करेगी, और वह पाठक वर्ग जो कई बार अनुभव के दौर से गुजरता है। अनुभव को लेने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। हम लोग जब इस किताब को उलट पुलट रहे थे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी जिससे लग रहा था कि श्याम सुंदर कई तरह से कविता के अंदर जिन अनुभव को लेकर आ रहे हैं उसके बनने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जीवन की समझ, जिसकी तरह गोविंदाचार्य जी कह रहे थे कि दर्शन की समझ, आइडियोलॉजी की समझ, विचार की समझ, आपका अर्थतंत्र, ये सारे के सारे तंत्र मिल करके किसी भी व्यक्ति को बनाते हैं, किसी भी व्यक्ति को खड़ा करते हैं। और इसीलिए एक तरह से जब हम लोग शब्दों के बारे में विचार करते हैं, भाषा के बारे में विचार करते हैं, हमें बार बार लगता है कि जो शब्द होते हैं या शब्दों की जो दुनिया होती है वो बहुत बड़ी दुनिया है। कविता
कहीं ना कहीं अपनी पूरी रचनाशीलता में ऐसे ही शब्दों को एक तरह से लेकर के आता है। इस किताब में भी बहुत सारे आप शब्द देखेंगे, बहुत सारी कविताएं देखेंगे, तो आपको बार बार लगेगा कि जिन शब्दों को लेकर के, जिन भाव को लेकर इस पूरी किताब में कविता की रचना हो रही है, तो वो कई तरह के भाव आपके सामने रखते हैं। कई बार जिसकी तरफ मंगलेश जी आखिरी में इशारा भी कर रहे थे कि इस पूरी किताब में कवि बहुत सारे विचारों को लेकर के आता है। इसमें गांधीवाद भी है, इसमें मार्क्सवाद की भी चर्चा है, या वामपंथी की भी चर्चा है, इसमें जनता के आंदोलन की भी चर्चा है, या संघर्षों की भी चर्चा है, उनके विचारों की चर्चा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस तरह के विचार को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। साहित्य या विचार की दुनिया में हमेशा तय, हम लोग जब बातचीत होती है तो हम लोग सोचते रहते हैं कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं उस विचार के जरिए। हमेशा कवि के सामने कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि उसके सामने जो समाज होता है उसको लेकर के सोचना शुरू करता है, और हर रचना या हर बड़ी रचना के पीछे कोई ना कोई समाज होता है, और वह समाज या उस समाज की जो परंपराएं होती है, जो संस्कृतियां होती है, वो आपको सीखने के लिए, सिखाने के बहुत सारे मौके प्रदान करती है। और कई बार वो मौके ऐसे होते हैं जब एक तरह से आप धीरे धीरे उन चीज़ों को लेना शुरू करते हैं। और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, किताब को देखेंगे, तो देखते हुए आपको लगेगा कि कई बार मतलब कवि ऐसे ऐसे सवालों को लेकर के आ रहा है जो आपको मतलब कई सारी चीज़ों से जोड़ता है। परंपरा से जोड़ता है, आधुनिकता से जोड़ता है। परंपरा के सवाल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि आज हमें अच्छा नहीं लगे। उसी तरह से आधुनिकता के सवाल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक उन सवालों से टकराता है और आपको भी टकराने के लिए बातें करता है कि आप उसके विचार को सुने। अब जैसे इसी किताब में गांधी के बारे में कुछ एक कविता है कि गांधी को जाना पड़ा ब्रिटानिया जिसे देखने को, मुझे नजर आ जाए आज यही दिल्ली में देखने को, तब के उस मजलिस से कौमी एक गर्व को कहा जाए फाहिशगी अजीज, अब बिनाई हो तो दिखा जाए यहीं से इसी दिल्ली को, कोई नहीं नजर लाता उसका नुमाइंदा हिंद में मुझे आज, आत्मबल ऊंची ऊंची दुकान शरीर के लाड़ को दिल्ली में देखने को। अब इस फिलॉसफी में गांधी की जो फिलॉसफी है, कवि को लगता है कि गांधी की फिलॉसफी से एक तरह से हम अपने भारतीय समाज को समझ सकते हैं, और भारतीय समाज को समझने के लिए गांधी जिस तरह से मतलब हिंद स्वराज जैसी चीज़ों के जरिए एक तरह से भारत के एक आधुनिक भारत की जो बुनियाद रख रहे थे, तो वह हमें समझने में मदद करता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से गांधी आज के गांधी परिष में पता नहीं कितनी कविताएं, लेकिन जो यह कविता है इस तरफ इशारा करती है कि गांधी भी एक तरह से आधुनिक भारत को समझने के लिए, आधुनिक भारत को बनाने के लिए जो सवाल हमारे सामने रख रहे थे, उस सवाल से एक तरह से हम आज करते जा रहे हैं। गांधी पर दोबारा बहसें हो रही है, और इतिहास में और समाज विज्ञान में या पॉलिटिकल साइंस में लोग गांधी को दोबारा पढ़ रहे हैं। गांधी जिन सवालों को लेकर के सारी बहस खड़ा कर रहे थे, या गांधी के जो सवाल, कई सारे सवाल थे गांधी के, सांप्रदायिकता का सवाल उनके सामने था, या देश के एक तरह से आर्थिक जो आत्मनिर्भरता का जो सवाल था, गांधी उन सवालों से आपके सामने उनको लेकर के आ रहे थे। जब लेखक या कवि उन सवालों से जुड़ता है तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें होती है, और इसीलिए इस किताब में भी आप देखेंगे कि कई बार गांधी के सवाल को लेकर के, या वामपंथ के सवाल को लेकर के, या फिर जो हमारी भारतीय परंपरा में जो वेद है या गीता है, या ऐसे सवाल जो एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि गांधी भी जो सारी फिलॉसफी लेकर के आ रहे थे वो इसी परंपरा से लेकर के आ रहे थे। गांधी भी जो सवाल उठाते हैं बार बार कि वह मनुष्य अच्छा होता है जिसके अंदर ज्ञान, भक्ति और कर्म की प्रधानता हो। उसको ज्ञानी भी होना चाहिए, उसके अंदर भक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर कर्म भी होना चाहिए। अब अगर उस तरीके से इस कविता को आप एनालिसिस करेंगे तो कई बार लगता है कि गांधी के जो सारे सवाल थे, गांधी के सारे सवालों से आज भी हम या भारतीय समाज एक हद तक सहमत नहीं है। एक ऐसी धारा है जो लगातार गांधी के समानांतर पैरेलल असहमति दर्ज करते रही है। वो बार बार कहते हैं कि गांधी के सवाल हमारी एक सीमा तक तो मदद करते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद गांधी के सवाल हमारी बहुत मदद नहीं करते हैं। वहां पर आकर के कई दूसरे सवाल हैं जो आपकी मदद करना शुरू करते हैं, या समाज को समझने में या देश को समझने में मदद करते हैं।
और इस पूरी किताब में आप देखेंगे कि इसीलिए कवि बार बार एक तरह से एक विचार पर स्थिर नहीं रह करके अनेक तरह के विचारों को लेकर के आता है। इसका अर्थ ये होता है कि कविता सिर्फ कविता नहीं है बल्कि कविता विचार भी है। और ये बहुत बड़ी फिलॉसफिकल लड़ाई है कि हम साहित्य को, कई लोग साहित्य को स्वांत सुखाए मानते हैं कि ठीक है, हमने अच्छा लगा लिखा, नहीं अच्छा लगा नहीं लिखा, जब मन किया लिखा, जब मन नहीं किया नहीं लिखा। लेकिन कई लोग के लिए, मंगलेश जी यहाँ बैठे हैं, मंगलेश जी जैसे कवियों के लिए कविता सिर्फ कविता नहीं है बल्कि अपने समय को, अपने इतिहास को, या हमारी जो एक तरह से हमारी जो कहिए कि विकास या समय को समझने की जो पूरी ताकत होती है, उस पूरी प्रक्रिया को समझने में कविता हमारी मदद करती है। और इसीलिए कविता या साहित्य के जितने भी विधाएं हैं वह सिर्फ साहित्य नहीं है बल्कि उसके जरिए आप अपने समय को देखते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं और अपने सवालों से टकराते हैं। इससे कई जगह, इससे पूरी किताब में कई जगह शुक्ल जी गाहे बगाहे दिखाई पड़ते हैं। निर्गुण शब्द की चर्चा मिलती है कि निर्गुण का क्या अर्थ है, निर्गुण हो गए तो क्या हुआ, या सगुण हुए तो कैसे हुए। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो जिनसे लगातार एक तरह से कवि या विचारक टकराते रहते हैं। और इसीलिए जिसकी तरफ हम लोग इशारा सारे हमारे वक्ता कर रहे थे कि इस तरह की किताब लिखना एक बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ी पहल भी होती है। लेकिन जाहिर है कि जो खतरा जिसकी तरफ अभी किशन काल जी कह रहे थे, ये किताब उर्दू की किताब मानी जाएगी कि हिंदी की किताब मानी जाएगी, या फिर गांधी जिसको हिंदुस्तानी जबान की चर्चा करते थे कि वो हिंदुस्तानी जबान की किताब है। और आज के डेट में हिंदुस्तानी जबान एक तरह से मतलब है, लेकिन वो हमारी मतलब स्वीकृति जैसी परंपराओं में उस तरह से नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जाहिर है कि कवि कई बार ऐसी ही चीजों को ला करके आपके सामने चुनौती खड़ा करता है, और उस चुनौती को देखना, उस चुनौती को महसूस करना सबसे बड़ी बात होती है। यह किताब थोड़ा सा हमारे समय को समझने में मदद करती है। और जाहिर है कि कवि को यह आज़ादी होती है कि किस विचार के समर्थन में खड़ा होता है और किस विचार के खिलाफ जाता है। वो हम लोग की जो ट्रेनिंग है या हम लोग जिस तरह से विचार से जुड़े रहे हैं, हम लोग कई बार इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद नहीं आती है। लेकिन जाहिर है कि किसी भी लेखक को, जिस तरह से मैं किसी विचार से असहमत हो रहा हूँ, वो कवि को भी अधिकार है कि उन विचारों से असहमत हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कवि या कोई भी लेखक अपनी पूरी बातचीत में या अपनी पूरी कविता या पूरी लेखन की प्रक्रिया में जिस तरह से एक तरह से समाज के सवालों को लेकर के आपके सामने आता है, वे सवाल जरूरी सवाल होते हैं। यह किताब कई तरह से हमारे आज के समय के जो सवाल हैं उसको समझने में, उसको जानने में, उससे गुजरने में या उससे विचार करने में मदद करती है। और इसीलिए हम लोग को लगा कि यह किताब अच्छी है और इस पर थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। हमारी कुछ असहमतियाँ सबकी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन इस किताब में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, जाहिर है कि जैसा सब लोग कह रहे थे कि अगर लाइन बाय लाइन हम कविता को पढ़े तो हमारी समझ में नहीं आती है कविता। गोविंदाचार्य जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शब्दों का अर्थ दिए हैं, लेकिन जाहिर है कि कविता पढ़ने के लिए, समझने के लिए बार बार आप शब्दों के अर्थ में नहीं जाते हैं। पाठक को लगता है कि हम कविता पढ़ें तो कविता को पढ़ते जाएं। और जाहिर इसमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो आपकी समझ में बिल्कुल आती है। जैसे एक कविता इसमें है कि हाथ में उठाया वेद तो हिंदू हो गए, रहल पे रख पढ़ा कुरान तो मुस्लिम हो गए, इल्म और नौ इल्म दौर बदला तो जमहूरियत के कायल हो गए। मतलब किस तरह से एक तरह से सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की प्रतिबद्धताएं बदलती रहती है, और यह बदलाव आप नहीं करते बल्कि समय करता है। और समय बदलाव इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं समय हमेशा उस इतिहास को दोहराने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि पूरी हमारे समाज के इतिहास में या पूरे हमारे पॉलिटिकल इतिहास में कई बार ऐसे समय आते हैं जो आपको समझने में मदद करते हैं। चाहे हमारे यहाँ 1857 का समय हो, या फिर गांधी के आने के बाद 1920 के बाद के स्वदेशी आंदोलन का समय हो, या अंबेडकर के 27 के बाद के महाआंदोलन या दलित आंदोलन का समय हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का हो। और ठीक इसी तरह से वैश्विक स्तर पर जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध या पहले युद्ध के बाद जिस तरह के परिवर्तन होते हैं, उस पूरे परिवर्तन में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस पूरी प्रक्रिया में, पूरी सोच में मनुष्य के लिए कहाँ और कैसा स्पेस हम दे रहे हैं। साहित्य की ये सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वह अपने पूरे लिटरेचर में, पूरे विचार में
मनुष्य के लिए एक जगह तय करता है। यह बताता है कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य का वजूद क्या है। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, उस पूरे वजूद में आप ये भी तय करते हैं कि मनुष्य उस पूरी आइडेंटिटी के बाद आगे कैसे बढ़े, कैसे आगे काम करे। और यह एक तरह से लेखक या किसी भी कवि की बड़ी भूमिका होती है कि वह समाज को एक तरह से बदलने वाले जो तत्व होते हैं उनको समझता है और उसको शब्दों के जरिए या उसको विचारों के जरिए आपके सामने रखता है। कई बार पूरी रचना में जो शब्द होते हैं बहुत महत्व के होते हैं। आप गौर करेंगे कि हमारी जो पूरी कविता की परंपरा है उसमें या लेखन की परंपरा है उसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिस पर हम लोग बहुत ध्यान से नहीं देते हैं। जैसे हम रामचरितमानस में एक शब्द पढ़ते हैं कि सीता का जब एक तरह से अपहरण हुआ तो रावण ने उनको अशोक वाटिका में रखा। अब अशोक वाटिका पर थोड़ा सा विचार, अशोक वाटिका आखिर है क्या? अशोक वाटिका का मतलब कि जहां अशोक के वृक्ष हो। श्रीलंका में अशोक के वृक्ष थे, तो वह यह अशोक का वृक्ष सिर्फ अशोक का वृक्ष नहीं है, वहां पर रावण का राज्य है। और रावण मतलब जो है वह एक तरह से अशोक, आप जानते हैं इतिहास में अशोक के वृक्ष की चर्चा तब से मिलती है जब एक तरह से जब संघर्ष होता है और बुद्धिज्म या बुद्ध का उदय होता है और बुद्ध के जो दोनों महेंद्र और उनके जो संतानें हैं एक तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक तरह से अशोक के पेड़ लेकर के श्रीलंका की तरफ जाते हैं, सिंघल द्वीप जाते हैं, वहां पर वो पेड़ को लगाते हैं। इसका मतलब कि तुलसीदास के रामचरितमानस में भी ऐसे बहुत सारे संकेत दिखाई पड़ते हैं कि अशोक वाटिका मतलब सीता को वहां रखने का अर्थ यह भी था कि सीता दूसरी परंपरा की है और आप उसको मतलब रावण अपने कहीं राज्य में नहीं रख करके सीता को अशोक वाटिका में रखता है। तो कई बार साहित्य में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, तो शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते हैं बल्कि शब्दों के जरिए हम एक संस्कृति में प्रवेश करते हैं, एक इतिहास में प्रवेश करते हैं। और कविता में विचार जो बनता है कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों के जरिए बनता है। वे शब्द हमारी विचारधारा को प्रकट करते हैं, हमारे समकालीन सत्ता को भी प्रकट करते हैं। इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग दिखाई पड़ेंगे जहां पर ऐसे ऐसे मतलब रेफरेंसेज हैं। जैसे कि और दिखाई पड़ता है कि दिन बदलने वाले फकीर को लगी जब गोली तो हिंद वालों के सब दिल से घायल हो गए। अब आगे है कि जर्मन हकीम को इस्तेरिकियत की सोच से कभी लोग वहां के कभी न्यारे वारे होने की किसी इतालवी के पांव के पायल हो गए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि इसको आप अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक तरह से मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म बुद्धिवाद की चर्चा है या ज्ञानोदय की चर्चा है या पश्चिम में जो तरह तरह के साम्यवाद जैसे विचार थे उसका बहुत सारे रेफरेंसेस दिखाई पड़ेगा। और कभी कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों के जरिए एक तरह से जो हम लोग कहते हैं कि कविता भाषा के महत्व को इस्टेब्लिश करती है। तो ये बड़ा सवाल इस किताब के साथ भी है कि जाहिर है कि देवनागरी लिपि में पूरी किताब है और उर्दू तो है ही लेकिन हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं हैं। तो जाहिर है कि इस किताब पर बहस होगी, बातचीत होगी कि भाषा या हिंदी के आलोचक इसे किस रूप में लें और उर्दू के आलोचक किस रूप में लें, अखलाक साहब फारसी के आलोचक हैं, ये किस रूप में लेंगे। लेकिन बहुत मतलब पढ़ने लायक किताब है, इस किताब को पढ़िए और फिर इसमें जो तरह तरह के विचार हैं उसके सहारे हम अपने समय को, अपने समाज को समझने की कोशिश करें। जाहिर है कि एक कवि की, एक लेखक की सीमा होती है, वह सीमा भी इस किताब में कई जगह दिखाई पड़ती है और उस सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इस किताब को पढ़ेंगे तो किताब हमें अच्छी लगेगी। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर चौबे साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसे हिंदी नज्म कहें या उर्दू कविता, इन दोनों के बीच एक पसोपेश में जिसे कहा जाए एक नई विधा, खासतौर से शब्दों के चयन के बारे में जिस तरह से प्रकाश डाला, गांधी, वामपंथ, निर्गुण, सगुण, तमाम चीज़ों को, बल्कि यहाँ तक कि कई उसमें जो है दुष्यंत की भी छाप दिखाई देती है। और दुष्यंत से जुड़ी हुई एक श्याम जी की एक मैं कविता का छोटा सा हिस्सा लेना चाहूँगा अगले मेहमान को बुलाने से पहले। दुष्यंत जी की छाप एक बहुत अच्छी चंद लाइनें हैं। आंसू ना बहाओ वजह उदासी मिटाओ, आंसू ना बहाओ वजह उदासी मिटाओ, ना हो तेव ना खंजर तो पत्थर ही उठाओ, ना हो तेव ना खंजर तो पत्थर ही उठाओ, सुबुक सुबुक कर सुबुक दोष हो नहीं सकते।
सुबुक सुबुक कर सुबुक दोष हो नहीं सकते, आग जो लगी है दिल में तो आग ही लगाओ। बाज आओ जहां ने दिल में भटकने से, बाज आओ जहां है दिल में भटकने से, कवायद में तोड़ने को बुते जहां एक बुत बनाओ। आजकल के उस पर बहुत अच्छा शेर ये है कि ज़हीन हो सामने तो मैकश सा बड़बड़ाओ, ज़हीन हो सामने तो मैकश सा बड़बड़ाओ, सताती है ये दुनिया जैसे उसे वैसे ही सताओ, सताती है दुनिया जैसे उसे वैसे ही सताओ। आखिरी शेर है, न संगीन न बारूद न खंदक न मोर्चा, न संगीत न बारूद न खंदक न मोर्चा, जो माने दिल की उसे गले से लगाओ। और इस चंद लाइनों के साथ